हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज दिनांक हो गई है 18 अक्टूबर। तो आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, आँख से पट्टी भी हटाई गई, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। यह मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है। इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। हालांकि मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि यह समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। आप साथ में कुछ तस्वीरें भी देख सकते हैं। ब्रिटिश काल की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश। इस मूर्ति को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पिनल कोड आईपीसी कानून की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कानून लागू किया था। लेडी ऑफ जस्टिस की मूर्ति में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहत उठाया कदम माना जा सकता है। सीजेआई ऑफिस से जुड़े मुख्य सूत्रों ने बताया कि सीजेआई का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ाना चाहिए। उनका विश्वास है कि कानून अंधा नहीं होता, यह सभी को समान रूप से देखता है। यानी धन दौलत और समाज में वर्चस्व के अन्य मानकों को कोर्ट नहीं देखता है। सूत्र के मुताबिक यही वजह थी कि सीजेआई ने लेडी ऑफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी। उन्होंने कहा कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, न कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन कोर्ट संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय देते हैं। लेडी ऑफ जस्टिस रोमानिया मैथोलॉजी की न्याय की देवी जस्टिसिया हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस न्याय को प्रमुख गुणों से एक मानते थे। उनके बाद सम्राट टिबेरियस ने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया था। जस्टिसिया न्याय के उस गुण का प्रतीक बन गई जिसके साथ हर सम्राट अपने शासन को जोड़ना चाहता था। सम्राट वेस्पासियन ने उनकी छवि के साथ सिक्के बनाए जहां वह एक सिंहासन पर बैठी थी, जिसे जस्टिसिया ऑगस्टन कहा जाता था। उसके बाद कई सम्राटों ने खुद को न्याय का संरक्षक घोषित करने के लिए इस देवी की छवि का उपयोग किया। दुनिया के कई देशों में न्याय की देवी की यह मूर्ति कोर्ट्स, कानूनी ऑफिस और शैक्षिक संस्थानों में देखी जा सकती है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। दीपावली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% हुआ। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हुआ इससे। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। 10,000 बेसिक सैलरी पर 330 रुपये का फायदा होगा। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस डीए कहा जाता है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये हुआ। ऐसे में बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो यह 5,830 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,830 रुपये हुई। वहीं 50% डीए के लिहाज से आपको 16,500 रुपये सैलरी मिल रही है। यानी कि 3% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 330 रुपये का फायदा होगा। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए। महंगाई भत्ता ऐसा है जो महंगाई बढ़ने से बावजूद कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार 6 महीने पर दिया जाता है।
इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में 75,000 गौवंश को मारने वाली बीमारी लौटी। कोटा में 18 गायों की लंपी से मौत का दावा। डॉक्टर बोले निमोनिया, हीमोग्लोबिन की कमी थी। आपको बता दें 2 साल पहले राजस्थान में 75,000 गौवंशों की मौत का कारण बनी थी लंपी बीमारी। एक बार फिर से पसार रही है। अकेले कोटा में 119 मामले सामने आ चुके हैं। कोटा नगर निगम गौशाला समिति अध्यक्ष का दावा है कि लंपी से 18 गौवंशों की मौत हो चुकी है, लेकिन पशुपालन विभाग मौत के आंकड़े और कारण दोनों ही छिपा रहा है। दरअसल लंपी से ग्रसित गौवंशों को कोटा की 2 गौशालाओं में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। विभाग के मुताबिक उन आइसोलेशन में रखे 5 गौवंशों की मौत हुई है, लेकिन उनकी मौत का कारण लंपी नहीं, निमोनिया और हीमोग्लोबिन की कमी है। समुदाय टीम ने कोटा के क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर पड़ताल की तो सामने आया कि लंपी आइसोलेशन वार्ड में मरने वाले गौवंशों का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया जा रहा, जबकि इस बार लंपी बीमारी 4 माह से 1 साल के बछड़ों में सबसे ज़्यादा फैल रही है। संक्रामक बीमारी लंपी का कोटा में इस साल पहला मामला 22 सितंबर को सामने आया था। उसके बाद तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है। लंपी से ग्रसित गौवंशों को किशोरापुर की बंधा की 2 गौशालाओं में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। टीम किशोरापुर कायन हाउस स्थित आइसोलेशन केंद्र में पहुंची, जहां क्षमता से ज़्यादा गौवंश रखा गया है। किशोरापुर आइसोलेशन केंद्र की क्षमता 25 से 30 गौवंश की है। यहां लंपी से ग्रसित 55 से 60 गौवंश को रखा गया है। नगर निगम गौशाला समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि जन्माष्टमी के 2 दिन पहले लावारिस हालत में घूम रहे 1.5 साल के बछड़े व बछड़ी में लंपी बीमारी मिली थी। फिर 4-5 दिन बाद ही मोखापाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय में 12-13 गौवंशीय में लंपी रोग मिला। इन गौवंशों को निगम की टीम ने शहरी क्षेत्रों से पकड़ा था, जिसके बाद से लंपी से संक्रमित केस सामने आ रहे हैं। नगर निगम गौशाला समिति अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 119 केस सामने आए हैं। उनमें से 18 गौवंश की मौत हो चुकी है। विभाग गौशाला में मरने वाले मवेशियों का पोस्टमार्टम ही नहीं करवा रहा। जितेंद्र सिंह ने बताया लंपी से प्रभावित सभी गौवंश पर विभाग द्वारा मार्किंग की हुई है। किशोरपुरा गौशाला में 119 में से अब तक 30 गौवंश रिकवर हुए हैं। ठीक होने वाले गौवंशों को अलग बाड़े में शिफ्ट किया जा चुका है, जबकि अभी काउंटिंग करने पर केवल 57 गौवंश ही आइसोलेशन केंद्र में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि बाकी गौवंश की मौत हो चुकी। जितेंद्र सिंह ने बताया कि उनके पास 18 मवेशियों के लंपी से मौत होने की जानकारी है। उनके शव का पोस्टमार्टम करवाना नहीं करवाना पशु चिकित्सा विभाग का काम है। हमने तो कह रखा है लंपी से ग्रसित गौवंश खाना नहीं खा पा रहे हैं। डॉक्टर की टीम लगातार इलाज कर रही है, सारा रिकॉर्ड भी विभाग ही मैनेज कर रहा है। किशोरपुरा गौशाला में लंपी ग्रसित गौवंश का इलाज कर रही वेटरनरी डॉक्टर ममता गुप्ता ने बताया कि अब तक 15 अक्टूबर तक 119 केस आए, उनमें से 5 गौवंश की मौत हो चुकी है। इनमें से 3 की मौत निमोनिया व 2 की मौत हीमोग्लोबिन की कमी के चलते हुई है। जब सवाल पूछा तो शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उनका जवाब था कि किसी भी गौशाला का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। मौत कब कब हुई इस बारे में रजिस्टर में देखकर ही बता सकते। संयुक्त निदेशक पशुपालक विभाग डॉक्टर चंपालाल से जब हमने पहली बार सवाल किया तो उन्होंने लंपी से किसी भी गौवंश की मौत होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगले दिन जब डॉक्टर ममता गुप्ता के बताए आंकड़ों का हवाला दिया तो उनका कहना था कि 3 सप्ताह में आइसोलेशन में 5 गौवंश की मौत हुई है। शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। हालांकि इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। खबरों में आज तक इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत।